हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना धर्मेंद्र भास्कर माइंड कोचिंग सीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन जो टॉपिक लेके चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उससे संबंधित आगे के बारे में जानकारियां करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कुछ बेसिक थीम पढ़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित। आज की क्लास में उससे आगे से संबंधित और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में आज के क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। मैं एक बार जो कल की लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन से लेके चलता हूं, फिर आज की क्लास को आगे बढ़ाता हूं। कल की क्लास में अपन ने बेसिकली जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उन क्वेश्चनों में अपन ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिनमें सर वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और उसके बाद में होने वाला लाभ व होने वाली हानि प्रतिशत के मान ज्ञात कर रहे थे। और लास्ट की स्थिति में जो अपन ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसके अंदर सर वस्तु का विक्रय मूल्य समान होने की स्थितियों पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन उसमें अपन ने एक दो कंडीशन पढ़ी थी और उस कंडीशन के आधार पर यह पढ़ा था कि सर होने वाला लाभ प्रतिशत व होने वाला हानि प्रतिशत दोनों के संख्यात्मक मान कैसे हो सर, बराबर हो। जैसे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, देखिएगा। एग्जाम्पल के आधार पर मैं यहां बात करता हूं कि दो वस्तु प्रत्येक को 910 रुपए में बेचा गया। 910 रुपए में बेचा गया। सर दो वस्तु प्रत्येक को 910 रुपए में बेची जाने का मतलब क्या हुआ कि सर आपके पास जो दो वस्तु है, उन दोनों वस्तुओं में से आपने पहली वस्तु को भी 910 रुपए में बेचा है और आपने दूसरी वस्तु को भी 910 रुपए में बेचा है। और इसके बाद कह रहा है कि पहली वस्तु पर 30% का लाभ व दूसरी वस्तु पर 30% की हानि होती है, तो कुल लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके पास ये लिखा हुआ है कि सर दो वस्तु है, उन दोनों वस्तुओं को प्रत्येक वस्तु को 910 रुपए में बेचा गया है और आप जानते हैं कि सर जिस मूल्य पर वस्तु को बेच दिया जाता है, वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य उस वस्तु का कौन सा मूल्य कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। और प्रत्येक वस्तु को 910 रुपए में बेचने का मतलब क्या हुआ कि सर उन दोनों वस्तु को 910 रुपए में बेचा गया। लेकिन अपन ने कल की क्लास में एक बात पढ़ी थी कि सर जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब वस्तुओं का कौन सा मूल्य समान हो? विक्रय मूल्य समान हो, और उस प्रश्न के अंदर एक वस्तु पर जितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, दूसरी वस्तु पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है, मतलब दोनों के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, तो उन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कल की वीडियो में अपन ने दो मेथड पढ़े थे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और दूसरा मेथड पढ़ा था कि एग्जाम में अपने को किस प्रकार से करना है। वो देखिएगा। मैंने क्या कहा था कि प्रश्न के अंदर लाभ और हानि प्रतिशत अर्थात दोनों संख्यात्मक मान बराबर होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको उन दोनों प्रतिशत मानों को गुणा करना है और हमेशा कौन सी संख्या का भाग देना है सर? 100 का भाग देना है। और जैसे ही 100 का भाग देंगे तो प्राप्त मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 9 आएगा। और इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर आपको हमेशा हानि मिलेगी, कभी भी लाभ नहीं होगा। तो सर यहां 9% की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, तो अपने पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है, वो आंसर कितना आएगा सर? 9% की हानि होगी। तो याद रह जाएगा आपको कि सर किसी भी प्रश्न के अंदर जब वस्तुओं का कौन सा मूल्य समान हो, यहां विक्रय मूल्य समान हो, और इन विक्रय मूल्य समान होने वाली कंडीशन के अंदर यदि सर आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत
दोनों मान समान दे रखे हों तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। और वह हानि होने कितने वाली है सर, 9% की। अर्थात इस विधि के आधार पर अपन बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सर, अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन के क्वेश्चन तो अपन ने ये पढ़े थे, जिस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं सर, वस्तुओं को अर्थात लाभ और हानि बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, वो किस प्रकार से बनता है, बनता इसी प्रकार से, लेकिन क्या कहा जाता है कि सर यहां पर जब लाभ और हानि की ये जो कंडीशनें हैं ये यदि समान ना हो, अपन ने यहां तो पढ़ लिया कि सर समान कंडीशन होती है तो अपन ऐसे इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन सर किसी कंडीशन के अंदर यदि समान ना हो तब अपने को क्या करना है, चलो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपन, देखिएगा। दो घड़ियों में से प्रत्येक को 2600 रुपए में बेचा जाता है। प्रत्येक घड़ी को, दो घड़ियां हैं, उन दोनों घड़ियों में से प्रत्येक को 2600 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, पहली घड़ी पर चालीस प्रतिशत का लाभ व दूसरी घड़ी पर 20% की हानि होती है, हानि होती है। तो कुल लाभ व हानि प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। देखिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न के अंदर अब भी सर वही बात दे रखी है कि मेरे पास कितनी घड़ियां हैं सर, दो घड़ियां हैं, और इन दोनों घड़ियों में से प्रत्येक घड़ी को बेचा गया, और प्रत्येक घड़ी को कितने रुपए में बेचा गया सर, 2600 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया सर, 2600 रुपए में बेचा गया। मतलब यूं समझिएगा सर, मेरे पास ये दो घड़ियां हैं, ठीक है, इस घड़ी को भी मैंने 2600 रुपए में बेच दिया और इस घड़ी को भी मैंने कितने रुपए में बेच दिया, 2600 रुपए में बेच दिया। मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन इस बार पहली घड़ी को 40% के लाभ पर बेचा गया, वह दूसरी घड़ी को 20% की हानि पर बेचा गया। मतलब क्या हुआ कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इस बार दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या नहीं है, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में अपने को किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखिएगा। यहां से आपके पास दो प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, कि आपसे या तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य पूछा जा सकता है। याद रखना किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे इस प्रकार का प्रश्न देकर या तो आपसे इन दोनों घड़ियों का कुल क्रय मूल्य पूछा जा सकता है, या आपसे पहली घड़ी का क्रय मूल्य पूछा जा सकता है, या आपसे दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य पूछा जा सकता है, या आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इस प्रकार पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ व हानि हुई है, ये भी पूछे जा सकती है। और या फिर सर अपन जो करने वाले हैं अर्थात प्रतिशत आंकड़े के आधार पर भी लाभ व हानि के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन को, ये चीज समझिएगा। कॉन्सेप्ट तो मैं कल की क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर अपने पास अलग अलग घड़ियां मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ होता है, और उन विक्रय मूल्य पर अपने को लाभ और जो हानि दे रखी है उनके आधार पर अपन अलग अलग प्रकार से किसी भी प्रकार से अपन कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु का विक्रय मूल्य से अपन क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे और क्रय मूल्य से क्या ज्ञात करना है, अपने को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखिएगा, अपने को एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। ये कौन सी कंडीशन है जब वस्तुओं का कौन सा मूल्य समान हो सर, विक्रय मूल्य समान हो। कौन सा मूल्य समान हो सर, विक्रय मूल्य समान। अब क्या करना है, मैंने आपको यहां कहा सबसे पहले देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट के आधार पर समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट तो उसी प्रकार से है, लेकिन बेसिक थीम अपने को जल्दी एग्जाम में किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है।
सो मल्टीप्लाई इन दोनों प्रतिशत आंकड़ों का अंतर, इन दोनों प्रतिशत आंकड़ों का क्या अंतर। कहने का मतलब एक बात समझ लीजिएगा, यहां अंतर से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सर लाभ होता है तो हमेशा प्लस के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और हानि होती है तो हमेशा कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, माइनस के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन को यहां अपन करते हैं कैसे, अब मैं यहां बात करता हूं कि सर 100 और गुणा में इन दोनों प्रतिशत मानों को लिखना है, बस अंतर के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है। सोचना यह है कि लाभ की स्थिति पर आपको प्लस के साइन का प्रयोग करना है और हानि के स्थान पर आपको नेगेटिव साइन का प्रयोग करना है। पहले 40% का लाभ दे रखा है तो प्लस का 40, फिर 20% की हानि दे रखी है तो माइनस का 20। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करना है, ठीक है। फिर आगे प्लस 2 और यहां पर क्या सर, मल्टीप्लाई, यहां दोनों प्रतिशत मानों का गुणनफल, मतलब 40% का लाभ है तो प्लस का 40 और 20% की हानि है तो माइनस का 20, और बट्टे ये हुआ सर 200 प्लस वही कंडीशन, लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि। बस यही जो आंसर आएगा वही आपका इस प्रश्न का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। जैसे सर 100 मल्टीप्लाई, सर 40 में से 20 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 20 आएगा, प्लस यहां देखिएगा सर प्लस का नंबर और माइनस का नंबर दोनों यदि मल्टीप्लाई होते हैं ना तो नेगेटिव नंबर होते हैं, मतलब माइनस के नंबर आते हैं। तो 40 इंटू 20 इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास, 800 हो गया। 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ सर माइनस का 1600 हो गया, और बट्टे के अंदर देखिएगा सर 40 में से 20 माइनस करेंगे तो मेरे पास 20 बचेगा प्लस का, और 200 में 20 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा सर 220 इक्वल। आगे देखिएगा सर 100 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 2000 आएगा, 2000 में से यदि मैं 1600 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा सर 400 आएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा सर 220। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 का भाग जाता है 11 बार, 2 का भाग चला गया कितनी बार, 20 बार। फाइनली जो मेरे पास आंसर आया वो 20/11%। देखिएगा सर कहीं पर भी मेरे पास फाइनल आंसर के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आया। यदि नेगेटिव साइन होता तो हानि को प्रदर्शित करता, नेगेटिव साइन होता तो किसको प्रदर्शित करता, हानि को प्रदर्शित करता, और यदि पॉजिटिव साइन आ जाता है तो किसको प्रदर्शित करता है, लाभ को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। किसको प्रदर्शित करता है, लाभ को प्रदर्शित करता है। और यदि जीरो आ जाता है फाइनली तो वही बात, ना तो लाभ होता है और ना ही क्या होती है, हानि होती है। तो देखिएगा 20/11%, और इस 20/11% को क्या लिख सकते हैं सर, 11 सही, यहां कितना हो गया 9/11% का क्या हो जाएगा सर, लाभ हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो इस प्रकार से आपके पास कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको प्लस और माइनस कहीं भी फॉर्मूले में ये याद नहीं रखना है प्लस है या माइनस है, आपको तो केवल यही बात याद रखनी है पूरे टॉपिक के अंदर कि यदि कहीं पर भी प्रॉफिट हो रहा हो, कहीं पर भी क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो समझ लेना वहां पर जब भी साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा, और यदि कहीं पर भी लॉस हो रहा हो मतलब हानि हो रही है तो सर आपको वहां पर हमेशा नेगेटिव साइन लेना होगा, और बाकी किसी भी फॉर्मूले में प्लस और माइनस की कहीं कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है। समझ में आई बात। कल के क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन किया था क्रय मूल्य से संबंधित, वो तो बड़े आसान थे, वहां पर तो किसी भी प्रकार का कोई भी मेथड यूज नहीं करना था। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य समान था तो जितनी वस्तु थी उतने का भाग देना था। वहां पर भी अपन ने यही काम प्रयोग किया था। क्या चीज प्रयोग में ली थी कि सर लाभ होता है तो वहां पर सर प्लस के साइन का प्रयोग किया था, और यदि सर हानि होती है तब वहां पर ने किस साइन का प्रयोग किया था सर, माइनस के साइन का प्रयोग किया था। समझ में आई बात। तो इसी प्रकार से अपन कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अपन सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन अपन एक क्वेश्चन में और देखता हूं, कुछ डाटा चेंज कर देता हूं, बाकी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की थीम वही रहने वाली है, ठीक है, केवल डाटा चेंज मिलेगा आपको।
डाटा देखो, प्रश्न में डाटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको एग्जाम में यही डाटा मिले, लेकिन जो बेसिकली क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होने वाली है, क्या उसमें दिया हुआ होगा, क्या अपने से जो पूछा जाएगा, वो सारी कंडीशन बस क्वेश्चन को पढ़ने में आप टाइम दीजिएगा, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। वहां से जब तक अपन क्वेश्चन को बड़े क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक अपन सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का बड़े आसानी से नहीं कर सकते। फिर अपन वहां बैठकर बस ये सोचते जरूर रह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बस यही कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो सर अपन जब यहां चर्चा करते हैं कि जैसे मैं यहां क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूं, तो देखिएगा मैं कुछ डाटा चेंज कर देता हूं बस, और बाकी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं यहां बोल देता हूं 18,840 रुपए बोल देता हूं, ठीक है। मैंने बोल दिया कि सर दो घड़ियां हैं, दो घड़ियों में से प्रत्येक को 18,840 रुपए में बेचा जाता है। पहली घड़ी पर मैं यहां लिख देता हूं 25% का लाभ लिख देता हूं, वह दूसरी घड़ी पर मैं यहां लिख देता हूं सर 20% की हानि लिख देता हूं। और मुझे यह बताना है तो सर उस वस्तु पर कुल कितने प्रतिशत का, या उस सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ व हानि होने वाली है। आप प्रश्न पढ़ोगी, प्रश्न पढ़ते ही ये नजर आ गया कि सर प्रश्न के अंदर तो वस्तु का विक्रय मूल्य समान बता रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बता रहा है, समान बता रहा है। और सर जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान की कंडीशन आपके पास समझ में आ गई, तो समझ लो आपका क्वेश्चन है वो 50% वहीं क्लियर हो जाता है। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन की थीम समझ में आ जाती है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है, बाकी तो कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। और वो कैलकुलेशन की जब तक अपन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन में माइनर मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। वहां से हर चीजें अपन टॉपिक के लेकर भी चलेंगे। यहाँ क्लास में बेसिक कैलकुलेशन है, वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर अपन कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में, कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीजें हैं, वो बिल्कुल एक टॉपिक सेपरेट लेके चलेंगे अपन, नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में ये सारी चीजें ऐड करते हुए अपन पूरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। वहां पर अपन अपनी कैलकुलेशन पावर है वो सबसे ज्यादा मजबूत करनी है। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर यदि जब तक आपके पास कैलकुलेशन पावर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, और वहीं से अपने सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। तो देखिएगा यहां अपने पास प्रश्न में क्या दे रखा है कि दो घड़ियों में से प्रत्येक को 18,840 रुपए में बेचा जाता है। प्रत्येक को 18,840 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखना यहां पर मैंने जब ये लाभ और हानि निकाली ना, तो कहीं पर भी सर मैंने विक्रय मूल्य यूज में नहीं लिया ना, कहीं पर भी मैंने विक्रय मूल्य यूज में नहीं लिया, लेना भी नहीं है। अगर लोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे नहीं लेना है, क्या अपन ने कॉन्सेप्ट लिया था, मैंने कहा था सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई में 100 लिखना है, 100 लिखना है सबसे पहले, और उसके मल्टीप्लाई में आपके पास जो भी प्रतिशत के आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे 25% का लाभ और 20% की हानि, कैलकुलेशन मुख जबानी होनी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन मुख जबानी जितनी ज्यादा होगी, आपकी स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा मिलेगी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो 25% का लाभ और 20% की हानि, सर लाभ है तो प्लस का चिन्ह आएगा, स्वाभाविक बात है, हानि होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, दोनों को ऐड करूंगा, प्लस का 5 आएगा क्या, अरे प्लस का 5 आ गया। फिर यहां क्या करना है, +2 मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अरे 25% का लाभ और 20% की हानि, यदि जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली मेरे पास माइनस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो फाइनली नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव हमेशा जीतता है, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करो हमेशा ही नेगेटिव आएगा। कोई भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सर कभी भी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है ना। जब घर में ही स्थितियां देख लो, जब मियां बीवी के बीच में लड़ाई होती है ना, तो आखिर में बीवी को ही जीता जाता है, मियां को फिर हारना पड़ता है, गलती ना हो तो भी। वही कॉन्सेप्ट यहां काम में लिया जाता है सर, कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को जब भी यदि मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होती है, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे ही गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा सर, 500 आएगा, और बट्टे के अंदर सर 200 और प्लस इन दोनों का अंतर कितना आया था सर, 5 आया था।
तो देखिएगा ये हुआ सर मेरे पास 500 हुआ, जैसे ही 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया, लेकिन सर साथ में माइनस का साइन है इसलिए यहां पर माइनस का 1000 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा सर 205। फाइनली माइनस का 500 और बट्टे में 205, 5 का भाग जाता होगा 100/41। कितना आया सर माइनस का 100/41। और माइनस का साइन आते ही एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि सर जो आंसर आने वाला है वो हानि में आने वाला है। किस में आने वाला है? हानि में। बस इन कुछ टॉपिकों की ये चीज अगर आपको समझ में आ जाएगी ना तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे, बाकी 2 ऑप्शन पर अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। क्योंकि अपन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें सर जब क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गई तो यूं समझ लीजिएगा 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे, और जब 2 ऑप्शन आउट हो जाते हैं तो अपना कंपटीशन 50% रह जाता है और वहां थोड़ी सी सर मेहनत की जरूरत होती है और क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन। तो माइनस का 100/41, माइनस का 100/41 का मतलब हानि होगी कितने की होगी सर? देखिएगा 41 का भाग देता हूं, 2 बार चला गया क्योंकि 41 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 82 आएगा, ठीक है 82 आएगा, बच जाएगा 18 और बट्टे में कितना हो जाएगा सर 41। तो सर मुझे सर 2 सही 18/41% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्या है क्वेश्चन। एक बार फिर देख लीजिएगा कि 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 18,840 रुपए में बेचा जाता है। पहली घड़ी पर 25% का लाभ होता है सर, जब दूसरी घड़ी पर सर 20% की हानि होती है तो सर पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ व हानि होती है? तो इस प्रकार से आपके पास जब सर वस्तु का विक्रय मूल्य भी यदि समान आ जाए, कौन सा मूल्य समान आ जाए सर? विक्रय मूल्य भी समान आ जाए, और ऐसी कंडीशन पर आपको लाभ और हानि से कितना भी क्यों ना दे रखा हो, अलग अलग रेंज का भी क्यों ना दे रखा हो, अपन सभी प्रकार के प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। समझ में आई आपको बात? तो उसी प्रकार से अब देखना, ये अपने विक्रय मूल्य समान की कंडीशन के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। अब मैंने जब आपको ये क्वेश्चन करवाया था पहला क्वेश्चन, तब मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था इनके अंदर कि आपको वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान देकर, आपको वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान देकर आपसे सर उन वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कुल वस्तुओं का क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? वैसे ही वही कंडीशन होगी, वही अपने क्वेश्चन के टाइप होंगे, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है उनमें। जैसे सर मैं एग्जाम के आधार पर आपसे बात करूं, देखिएगा 7,560 रुपए की दर से 2 वस्तुओं को बेचा जाता है। 2 वस्तुओं को बेचा जाता है। पहली वस्तु पर 20% लाभ व दूसरी वस्तु पर 30% हानि हो तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार मैंने क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 7,560 रुपए की दर से, देखो एक शब्द का प्रयोग किया गया दर, ठीक है, इस दर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वस्तु होता है। यहां पर क्या मतलब होता है इस दर का कि प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया सर? 5,760 रुपए में। अब जरूरी नहीं है कि यहां दर शब्द आ जाता है, वहां पर वस्तुओं की संख्या हमेशा 2 ही होती है, नहीं सर, कितनी भी वस्तुएं हो सकती है, 2 से अधिक भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, एक वस्तु के स्थान पर अपन दर का प्रयोग नहीं करते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि 7,560 रुपए की दर से 2 वस्तुओं को बेचा जाता है।
पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है जबकि दूसरी वस्तु पर 30% की हानि होती है, तो उन वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य पूछा जा सकता है, या आपसे पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा सकता है, या आपसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा सकता है। और आपको यह क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पहले इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं। देखिएगा कई बार क्या होता है कि दो प्रश्नों को एक साथ मिलाकर दे देता है, तो अपन थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने किया नहीं। एक्चुअली में अपन ने जब पहली क्लास में अपन ने इनको पढ़ा था, तब अपन ने एक चीज सीखी थी कि वस्तु के क्रय मूल्य से वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, और वस्तु के विक्रय मूल्य से वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, पढ़ा था। वहां पर अपन ने क्वेश्चन भी किया था कि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और उससे वस्तु का अपने को क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है। बस यही क्वेश्चन है ये। बस दो क्वेश्चनों को एक साथ मिला दिया, मतलब दो क्वेश्चनों के डाटा एक क्वेश्चन में डाल दिया और सर आपसे पूछ लिया। करना एज इट इज वैसे ही है। कैसे करना है देखिएगा, मैंने आपको कहा कि पहली वस्तु 7,560 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 7,560 रुपए में बेच दी। तो सर आपने दूसरी वस्तु भी तो 7,560 रुपए में बेची होगी, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं का कौन सा मूल्य समान है सर? विक्रय मूल्य समान है। ठीक है सर, पहली वस्तु को जब बेचा गया तो उसे सर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का लाभ। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को ज्ञात करते समय मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक परसेंटेज के आधार पर बताया था और एक किसके आधार पर बताया था? इनको जोड़ने और घटाने के आधार पर बताया था। कैसे? मल्टीप्लाई में देखिएगा, जब क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो 100 को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, लाभ होता है तो नीचे जोड़कर लिख देते हैं, और हानि होती है तो नीचे घटाकर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे पहली कंडीशन में 20% का लाभ है तो 120 लिख दिया, और दूसरी कंडीशन में देखिएगा 30% की हानि है तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया सर? 70 लिख दिया। अब यहां क्या होता है ना कि बड़ी संख्या जब भी अपने पास होती है तो अपने को थोड़ी सी कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। 12 का भाग देते हैं, एक तो सर किसी संख्या में 2 का ही भाग देते हैं और एक किसी संख्या में 24 का भाग देते हैं, तो दोनों में थोड़ा तो फर्क रहेगा ना। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए पहले इन प्रतिशत मानों को थोड़ा भिन्न संख्या में चेंज कर लेते हैं। 20% का मतलब हुआ 1/5 और 30% का मतलब कितना हो गया सर? 3/10 हो गया। यही हुआ 3/10। अर्थात कहने का मतलब दोनों का कुल क्रय मूल्य पूछा गया है, मैं अलग अलग क्रय मूल्य निकालूंगा और फाइनली फिर इन दोनों को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालूंगा ताकि आपको एग्जाम में यदि अलग अलग क्रय मूल्य भी पूछा जाए तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहली कंडीशन मेरे पास 20% की थी और 20% को लिखा जा सकता है 1/5। तो मेरे पास वस्तु का विक्रय मूल्य था 7,560 और आपको बताया था लाभ की कंडीशन में सर इन दोनों को जोड़कर भाग दिया जाता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमेशा नीचे की संख्या की जाती है। बराबर में देखिएगा, 6 का जैसे ही भाग दूंगा, ये एक बार चला गया, ये 2 बार चला गया, यहां पर कितनी बार? 6 बार चला गया, और ये 0, मतलब 1260 आया। और 1260 को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? एक 6 हो गया। तो यहां पर मेरे पास पहली वस्तु का जो सर क्रय मूल्य आया है वो क्रय मूल्य कितना रुपए हो गया सर? 6,300 रुपए हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में यदि आपसे ये पूछता क्वेश्चन देकर तो बताइए कि सर पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तब आपका आंसर कितना होगा? 6,300 रुपए होगा। कितना होगा? 6,300 रुपए होगा। और यदि सर आपसे दूसरी वस्तु के बारे में पूछा जाता तो मेरे पास यहां 30% की हानि दे रखी है, और 30% की हानि का मतलब 30% को लिखा जाता है क्या सर? 3/10। अब इस 3/10 को यदि मैं हल करूंगा तो वही सर 7,560 बट्टे में हानि लिखी हुई है, तो सर दोनों को घटाकर लिखूंगा और मल्टीप्लाई में सर नीचे की संख्या ऐसी की ऐसी 7 का भाग दूंगा, कितनी बार? ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, मतलब 1080 बार चला जाएगा पूरा पूरा भाग। और 1080 को जैसे ही 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 10,000
800 रुपए। ये उस दूसरी वस्तु का कौन सा मूल्य है सर? क्रय मूल्य है। कौन सा मूल्य है? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आपके पास प्रश्न में यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता तब आपका आंसर कितना होता? 6300 होता। और यदि आपसे प्रश्न के अंदर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाता तब आपका आंसर कितना होता? 10,800 होता। और आपसे तो यहां प्रश्न में कुल क्रय मूल्य पूछा गया है, इसलिए दोनों को जोड़ना होगा। और दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 17,100 रुपए हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आने वाला है वो आंसर कितने आने वाला है सर? 17,100 आने वाला है। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। आप इसको इजी वे में एक साथ भी ऐड करके भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखिएगा, मतलब अलग अलग आप प्रतिशत मान ना निकाल कर भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मेरे पास वस्तु का मूल्य था 7,560, बट्टे में पहली वस्तु पर 20% का लाभ तो 120 हो गया, ठीक है, प्लस का चिन्ह, कुल पूछा है तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद देखिएगा वही 7,560 बट्टा यहां 70 लिख देता हूं और दोनों के मल्टीप्लाई में फाइनली मैं 100 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा, ठीक है। या फिर और इजी वे में अगर मैं करना चाहूं इस प्रश्न को तो मैं देखिएगा ये भी कर सकता हूं। क्या? 120 लाभ है 20% का तो 120, दूसरे में 30 की हानि हो रही है तो 70। इन दोनों को ऊपर तो जोड़ देता हूं और नीचे क्या कर देता हूं सर? गुणा कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि दोनों को लाभ है तो जोड़कर और हानि है तो घटाकर, ऊपर तो दोनों को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी यहां गुणा कर दूंगा। एक मिनट, मैंने कहा कि यहां जो भी 20% का लाभ है तो मैं 120 लिख देता हूं, 30% की हानि है तो प्लस का यहां मैं 30 लिख देता हूं। नीचे दोनों को क्या कर, सॉरी यहां 70, दोनों को मैं यहां क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। मल्टीप्लाई में देखिएगा मुझे क्या लिखना है, एक तो जो संख्यात्मक मान दे रखा है 7,560 और गुणा में कितना सर? 100। यही सर इस प्रश्न में दोनों वस्तुओं का कुल कौन सा मूल्य कहलाएगा सर? विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य कहलाएगा। सर देखिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 120 और 70 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 190 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 12 गुणा 7 और गुणा में कितना हो जाएगा सर? 7,560। इसके अंदर 7 का भाग तो जाता ही होगा सर, कितनी बार चला गया? 1080 बार चला गया। और सर 12 का भाग भी जाता होगा। किसका भाग? 12 का भाग जाता है, कितनी बार गया? देखिएगा 12 9 108 तो 90 बार चला गया। और 90 को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं 190 से तो देखिएगा मेरे पास कितने आने वाला है? 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और ये हो गया 17। तो फाइनली जो अपने पास आंसर आने वाला है कि इन प्रश्न के अंदर दोनों वस्तुओं का कुल जो क्रय मूल्य होगा वह कुल क्रय मूल्य कितना रुपए होगा सर? 17,100 रुपए होगा। कितना रुपए होगा सर? 17,100 रुपए होगा। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन होंगे जिसमें क्या होगा सर? वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा। आपसे प्रश्नों के अंदर क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है, ठीक है, अलग अलग क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है, एक साथ भी क्रय मूल्य पूछा जा सकता है। और सर प्रतिशतों के आधार पर भी आपसे प्रश्नों के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रश्नों के अंदर वो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब इसी कड़ी के आधार पर वस्तुओं का जब विक्रय मूल्य समान होता है वहां पर भी देखिएगा किस प्रकार से प्रश्नों के बारे में पूछा जाता है। वहां पर भी अपने को क्या होता है, कई बार अलग अलग वस्तु का जब क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? अलग अलग वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है। तो वहां अपने को कैसे करना है, ठीक है, और किस प्रकार से अपने को प्रश्न को हल करना है। जैसे मैं आपसे प्रश्न के आधार पर कहूं, यहां एग्जाम के आधार पर मैं लिख देता हूं कि 2 सूटकेस, ठीक है, 2 सूटकेस 2,690 रुपए की दर से 2,690 रुपए की दर से, सॉरी
मतलब एक साथ में यहां इनको प्रदर्शित कर देता हूं, जिससे क्वेश्चन अपना बेसिकली लैंग्वेज के आधार पर बन जाए। 2 सूटकेस 2690 रुपए में खरीदे जाते हैं, 2690 रुपए में खरीदे जाते हैं। उनमें से एक को 20% के लाभ पर व दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वो भी कैसा? अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है कि सर आपको इस प्रकार के प्रश्न के अंदर सर जो भी वस्तु दी हुई होगी उन वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ होगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मैं ये दोनों जो मार्कर हैं, पेन है मेरे पास, ये मैं 80 रुपए में खरीद कर लाया। अब मुझे ये नहीं पता और आपको भी ये नहीं पता कि सर ये पेन कितने रुपए में खरीदा है और ये पेन कितने रुपए में खरीदा है, लेकिन इतना पता है कि ये दोनों पेन हैं वो आपने 80 रुपए में खरीद लिए। ठीक है, जब इन पेनों को आपने बेचना प्रारंभ किया तो सर आपने पहले पेन को तो 20% के लाभ पर बेच दिया और सर दूसरे पेन को 25% की हानि पर बेच दिया। तो ऐसी स्थिति पर सर इन दोनों पेनों का यदि मैं अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना चाहूं तो वो कैसे ज्ञात करना है, मुझे ये चीज अपने को समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके आधार पर बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कोई मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरी नहीं है कि सर ये क्वेश्चन है, अलग अलग क्रय मूल्य हैं, उन क्रय मूल्य पर कैसे अपने को लाभ को अप्लाई करना है और कैसे हानि को अप्लाई करनी है और फाइनली जो आंसर आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा कैसे करना है कि जब यदि अपने पास वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा हो, क्या दे रखा हो सर? कुल क्रय मूल्य दे रखा हो। वस्तुओं का जितनी भी वस्तु क्यों ना हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जितनी भी वस्तु हो उन वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा हो, तो वो क्रय मूल्य लिख लीजिएगा। 2690 रुपए आ गया आपके पास, आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब यहां देखना है आपको पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने तो यहां आपसे दोनों ही वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया, लेकिन एग्जाम में आपसे पर्टिकुलर या तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाएगा या फिर आपसे कौन सी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाएगा? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो सर मैं जब पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालूंगा तो मुझे पहला प्रतिशत मान देखना होगा, और वो प्रतिशत मान है कितना सर? 20%, और वो 20% लाभ के साथ है, तो गुणा में सर मैं 120 लिख दूंगा। बट्टे के अंदर दोनों प्रतिशत लिखने, पहला 120% है, दूसरा 25% की हानि है, तो प्लस का 75, मतलब दोनों को क्या करना है सर? ऐड करना है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सर 2690 को 120 से गुणा करूंगा, मैं यहां कैंसिल कर दूंगा अलग अलग ही, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। और बट्टे में ये कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 का भाग यहां चला गया, कितनी बार? ये 3 बार चला गया, 15 4 ये 45। ठीक है, यहां 5 का गया 2 बार और 4 24 बार चला गया। ठीक है, इसके अलावा 3 का भाग भी जाता है, यहां कितनी बार चला गया? 13 बार चला गया, और यहां कितनी बार चला गया? 8 3 24 8 बार चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास जो आंसर आया वो कितना होगा कि 2690 और गुणा 8, इन दोनों संख्याओं को जैसे ही गुणा करता हूं, इन दोनों संख्याओं को गुणा, क्योंकि 13 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है ना, तो यहां जैसे ही मैं गुणा करता हूं तो लगभग जो डाटा है वो मैं बता देता हूं आपको कि 2690 के अंदर यदि मैं 13 का भाग देता हूं तो 13 2 26 हो गया। ठीक है, 90 में भाग नहीं जाता, लगभग जाता है, 13 7 91 होता है। ठीक है, तो लगभग जो डाटा आएगा यहां दशमलव के रूप में आएंगे, तो मैं यहां लिख दूंगा 207, ये लगभग मान है।
और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इन दोनों को जैसे ही गुणा करूंगा तो मेरे पास ये मान आ गया 1656, जो कैसा मान है सर, लगभग मान है। ठीक है, कैसा मान है, लगभग मान है, मतलब ये 1655 दशमलव कुछ आएगा, जिसको लगभग के रूप में यदि अपन प्रदर्शित करें तब अपना आंसर क्या होगा सर, 1656 होगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य होगा वह क्रय मूल्य कितना रुपए हो जाएगा सर, 1656। इसी प्रकार यदि मैं दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना चाहूं तो क्या करूंगा, वही बात, इस बार मुझे क्या करना है, वही 2690 रुपए तो लिखने ही है, लेकिन जब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करूंगा तो मैं दूसरी वस्तु का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, मतलब 25% की हानि, और 25% की हानि का मतलब क्या हुआ 75, और बट्टे में वही दोनों का योग कितना हो गया सर, 195। ठीक है सर, वही बात सर, 5 का भाग जाता है, यहां कितनी बार चला गया, 39 बार चला गया, कितनी बार चला गया, 39 बार चला गया, और यहां मल्टीप्लाई में 75 में 5 का भाग जाता है, 15 5 75 होता है, 3 का भाग वही 13 बार चला गया, यहाँ 5 बार चला गया, और फाइनली 13 का भाग वही लगभग में देंगे तो 207 आएगा, और 207 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 35 और ये 10 मतलब 1035 मान आएगा, जो कैसा मान आएगा सर, लगभग मान आएगा। तो इस प्रकार से अपन जब भी किसी वस्तुओं का यदि कुल क्रय मूल्य देकर, क्या देकर सर, कुल क्रय मूल्य दिया हुआ हो और अलग अलग वस्तुओं का लाभ और अलग अलग वस्तुओं की हानि दे रखी हो, तो अपन सर पर्टिकुलर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है, दोनों का विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे कॉन्सेप्टों को समझा जा सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। एक बार आप फिर को सभी को माइंड कोचिंग की ओर से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी की चर्चाएं हैं वो कल की क्लास में लेकर चलेंगे, और कल की क्लास में एक विशिष्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का चलने वाले हैं। उससे संबंधित बहुत सा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन को लेकर, कि कई बार क्या होता है वहां उस क्वेश्चनों के अंदर लेना डाटा कुछ और होता है, और जल्दबाजी में अपन डाटा कुछ अलग लेते हैं, कई बार कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आते हैं, कुछ चीज अपने को क्लियरली नहीं होती है, तो अपन एक दूसरे के चेंज ले लेते हैं, और चेंज लेते ही अपने आंसर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फाइनली गलत हो जाते हैं, लाभ का हानि हो जाता है, हानि का लाभ हो जाता है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन सर प्रश्न के जो संख्यात्मक डाटा है वो डाटा भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कल की क्लास में अपन जो बेईमान दुकानदार से संबंधित जो क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले से उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेईमान दुकानदार से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है यदि आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ लीजिएगा, और कल की क्लास में इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे बेईमान दुकानदारों से संबंधित प्रश्न को। चलो जी, जय हिंद, जय माइन।